हम डिस्कस कर रहे थे इकॉनमी 450 ऑफ विवेक सर, ठीक है, जिसमें टोटल 450 क्वेश्चन है और इसमें आपका जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया या जो बजट है या फिर इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जीडीपी, मनी सप्लाई, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी आप देखेंगे तो 16 to 17 हावर्स की जो क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और वहाँ से आप सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, एक सीरियल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली फैक्ट है, ठीक है, आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। 90% आज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको फैक्ट ही है और आप उन फैक्ट को आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रोट लर्निंग जिंदाबाद। ओके, तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सैंपल सर्वे, NSS, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे कौन कंडक्ट करता है? आप याद रखेंगे नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ये बिल्कुल सही है। तो ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसी के अंडर ये ऑफिस आती है, तो यही कंडक्ट करती है। ये क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि एनुअली मतलब हर साल कंडक्ट किया जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है। आपको सारे इफेक्ट हैं, आपको याद ही रखना है, ठीक है। फिर इट इज़ कंडक्टेड ऑन रोटेटिंग टॉपिक्स। रोटेटिंग टॉपिक्स मतलब कभी हेल्थ बेसिस पे सर्वे होगा, कभी एजुकेशन देखा जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक चूज किए जाते हैं और उस टॉपिक के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें याद क्या रखना है आपको, पहले कि कौन कंडक्ट करता है, ठीक है, और रोटेटिंग टॉपिक्स पे होता है, बस यही 2 पॉइंट इसमें याद ही करना है बस, और बाकी छोड़ दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जब वन लाइनर इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो यही आएगी कि कौन कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर कंडक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, पी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये एनएसओ करता है, वही नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और ये एनुअली होता है। ये कैसे होता है? एनुअली होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर और देखते हैं, आप यहाँ पर अपना मैचिंग कर लेना, मैं बता देता हूँ। फिर जो इकोनॉमिक सेंसस होता है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। जो 7th इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो 2019 में हुआ था, ठीक है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बट कंडक्ट कौन करता है? सेम एनएसओ ही कंडक्ट करता है इसको भी, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं नो फिक्स्ड पीरियड जिसमें इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें हम कि क्या करें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें तो ये भी कौन कंडक्ट करता है? एनएसओ ही कंडक्ट करता है और ये 5 ईयर पर एक बार होता है, मतलब क्यूनली जो भी इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते होंगे, आप समझ लीजिएगा। फिर बात करते हैं सेंसस की। हमको पता है जनगणना डिकेडल होती है, 10 ईयर्स में एक बार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं। और जनगणना को कौन कंडक्ट करता है? ये एनएसओ नहीं होता, एनएसओ नहीं होता, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक बॉडी है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल, वो कंडक्ट करते हैं आपके सेंसस, जनगणना, ठीक है। तो आप मैचिंग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने बताया था पहले कि ये सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट हैं, तो फैक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सेकंड वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सिर्फ इतना याद रखना कि कौन कंडक्ट करता है सेकंड वाले में, बस। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हमने बात किया कौन कंडक्ट करता है? एनएसओ करता है। और कैसे होता है? ये एनुअली होता है, ठीक है। एनुअली ये कंडक्ट किया जाएगा। और ये क्या डाटा प्रेजेंट करेगा? ऑफकोर्स ये लेबर डाटा को प्रेजेंट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को दिखाएगा कि क्या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को कवर करेगा। तो ये कह रहा है कि मैंने बताया कि ये एनुअली होता है, तो ये कॉनिकली जो 5 ईयर्स इसका मतलब होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ कंडक्टेड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन लेबर फोर्स। भाई बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट
रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अगर कोई भी एजेंसी कंडक्ट करेगी तो दोनों जगह के देखेगी। ओवरऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डाटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। फिर कहें कि इट कलेक्ट्स डाटा फॉर अर्बन लेबर ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखिए ये सही है, क्वार्टरली बेसिस मतलब एवरी 3 मंथ पर अर्बन डाटा को ये कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो ये आप याद रखेंगे। पहले क्या होता था कि जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये केवल एनुअली डाटा जो होता था अर्बन प्लस रूरल का रिलीज करता था, लेकिन अब क्या हो गया कि मंथली ये हो गया कि मंथली भी आपको डाटा मिल जाएगा अर्बन प्लस रूरल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। तो इतना आप इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बाकी 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वैसे उसमें कुछ समझना नहीं था, केवल आपको पॉइंट याद रखने थे। तो यहाँ पर आपका 2 एंड 3 था, तो डी। वैसे मैं मार्क करने के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन को गलत भी मार्क कर देता हूँ, समझाता सब सही हूँ, बट मैंने देखा है कि लास्ट की वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें समझाया भी सही, सब कुछ अच्छा किया, बस मार्क करने के टाइम पे बोल दिया ये सही। तो वहाँ पर आप समझ लीजिए, बाकी मैंने वो कमेंट में पिन कर दिया है तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, फिर 381 देखते हैं। 381 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये याद रखेंगे कि इसको कौन कंडक्ट करता है, तो लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है इसको। ठीक है, लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है। ये एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, एवरी 3 मंथ पे जो होता है, तो कौन कंडक्ट करेगा, लेबर ब्यूरो कंडक्ट करता है। और ये इसका जो सिनेरियो ये मतलब ये किसके बेसिस पे होता है, तो डिमांड साइड पे, कहाँ डिमांड साइड पे होता है ना कि सप्लाई साइड पे। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो डिमांड बेसिस पे। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट है कि जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट और अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एंड 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका ये यहाँ पर ट्रिक कर सकता है कि कौन, इस पर दे देगा कि एनएसओ कंडक्ट करता है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, लेबर ब्यूरो करता है, ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, फिर 382 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू द वर्कर लिविंग फार फ्रॉम द रीजन्स एंड आर अनेबल टू मूव टू द लोकेशन वेयर जॉब्स आर अवेलेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि ऐसा ही अनएम्प्लॉयमेंट जिसका मतलब रीजन जो है कि जॉब जो है बहुत दूर है और वर्कर बहुत दूर रह रहा है, तो इस रीजन से वो जॉब नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई इकॉनमी में। ठीक है, कि उसको टाइम पे वो जॉब पर नहीं पहुंच पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हो गई, फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई है ना। ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि पहली बात तो उसको टाइम पे वो ऑफिस पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और आप ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। और उससे भी पहली प्रॉब्लम यह है कि उसको जॉब अपने रीजन में नहीं मिल रहा है, मतलब लोप साइडेड डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसलिए हुआ है, तो उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे थे और आपने अच्छी जॉब लेने के लिए वो जॉब क्विट कर दी, तो उस मतलब अच्छी जॉब मिलने से और आपने क्विट किया उसके बीच का जो टाइम होगा उसको कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे लेकिन आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी तो आपने जॉब छोड़ दी। अब यूपीएससी के आईएएस बनने तक जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको वैसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, बट आप ऐसे सिचुएशन को बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल आप अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो मतलब दो जॉब के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जो इकोनॉमी के बूम और ब्रस्ट पे डिपेंड करता है या बूम और स्लो डाउन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए जब इकोनॉमी बूम में बूम पीरियड होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में बूम पीरियड है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होगी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। इकोनॉमी बूम मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो ग्रोथ ज़्यादा है इकोनॉमी में, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है और डिमांड ज़्यादा है तो लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर अगर स्लो डाउन होगा इकोनॉमी मतलब डिमांड ही नहीं आ रहा है इकोनॉमी, तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को। और जब प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो जो लोग हैं जो वर्कर्स हैं उनको कंपनी क्या कर देगी, निकाल देगी, ले ऑफ दी वर्कर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं साइक्लिक या साइक्लिकल। ठीक है, तो ये साइक्लिकल हो जाएगा।
सही क्या है ये यहाँ पर देख लेना, सी सही है, बाकी मैं समझा रहा हूँ। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए 4 लोग ही इनफ थे, लेकिन वहाँ पर 6 लोगों को एम्प्लॉयड है, तो ऐसे को डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में पूरी फैमिली 1 बीघा ज़मीन में फंसी रहती है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कॉज होता है, मतलब जो कि होता है कि वर्कर्स जो होते हैं उनके पास स्किल नहीं होती। रिक्विजिट स्किल एज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर से अभी हिंदी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू द वर्कर्स लेकिंग द रिक्विजिट जॉब स्किल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर फिर से देखिए, जॉब स्किल नहीं है, फिर वही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री को चाहिए कि हाँ कोई कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए, लेकिन उसको कंप्यूटर चलाने वाले मतलब एम्प्लॉयड यूथ या एम्प्लॉयबल यूथ ही नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि इकॉन मतलब इंडस्ट्री की डिमांड अलग है, बट सप्लाई ऑफ वर्कर की जो स्किल है वो अलग है, डिफरेंट है वो, ठीक है। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट में, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ये हम बाद में देखेंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि जब स्किल और डिमांड की मैच ना हो एम्प्लॉयमेंट के, तब वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट होगा, तब वो होगा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 384 पर देखते हैं, 1 मिनट, ओके। 384 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इन अ कंट्री जॉब्स आर अवेलेबल, मतलब जॉब तो है, मतलब कंट्री में जॉब है, बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है, स्टिल लोगों को तब भी मतलब जॉब खाली है, फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों में। बिकॉज क्या है वहाँ पर कि मिस मैच हो जाता है कि इंडस्ट्री को या कंपनी को किस जॉब वर्कर की किस स्किल की ज़रूरत है और वर्कर के पास कौन सी स्किल है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, अभी हमने देखा था कि ऐसे जब स्किल और जॉब के डिमांड में मिसमैच हो जाए तो उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मतलब जो स्कूल हैं आपके वो आपको स्किल अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, जो कि जॉब में हेल्प करे, जो इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करे। या फिर आप कह सकते हैं कि इकॉनमी ही वैसी हो गई है, उसमें जो आपके एकेडमिक हैं या फिर उसमें जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो इंडस्ट्री के जॉब की डिमांड को नहीं फुलफिल कर रहे हैं। तो ये इकॉनमी की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पूरा स्ट्रक्चर को सही करना चाहिए इकॉनमी को कि क्या डिमांड है हमारी इकॉनमी में, और वैसे ही स्किल प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कहाँ पर है स्ट्रक्चरल, तो बी है, बी ही सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं, एक एक वर्ड में ही ये डिफिनीशन याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आप मत जाना। फिर कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो जॉब को क्विट कर देता है, जो कि करंट जॉब को अपनी छोड़ देता है और दूसरी जॉब को देखने लगता है, मतलब वो और अच्छी जॉब को या दूसरी जॉब को सर्च कर रहा है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे। अब एक पर्सन ने एक जॉब छोड़ दिया और दूसरी जॉब को अब सर्च कर रहा है, तो वो सर्चिंग पीरियड में जब तक उसको दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक वो अनएम्प्लॉयड है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शनल मतलब कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो 385 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर 386 देखते हैं, ये कह रहा है कि एक ऑटो वर्कर है इन गुड़गांव लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द कंपनी जो है वो रीलोकेट हो रही है और रीलोकेट कर रही है अपने प्लांट को, अपने प्रोडक्शन एंटिटी को दूसरी कंट्री में। इसका मतलब कि कोई कंपनी थी, ठीक है, ऑटो ऑटो की कोई कंपनी थी ऑटोमोबाइल की, लेकिन अब क्या हो गया कि वो कंपनी भाग के यूएसए या अदर कंट्री में जा रही, तो जितने वर्कर इसमें काम कर रहे थे वो सबका जॉब चली जाएगी। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, ये कैसी प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना। अब वो कंपनी किस ले जा रही है, हो सकता है कि गवर्नमेंट से उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, या और भी अदर रीजन्स हो सकते हैं, उसको हो सकता है कि उसको जो इनपुट्स हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में आएगी जहाँ पर मतलब। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो जहाँ पर फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल चेंजेस होंगे या फंडामेंटल चेंजेस के रीजन से, मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंजेस, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उसके रीजन से अगर रोबोट इंसान की जगह पे काम कर रहे हैं, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को आप याद रखना, ठीक है। फिर 387 में क्या कह रहे हैं कि इन केस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया था कि 4 लोगों की ज़रूरत है, 6 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग जो ये काम कर रहे हैं विदाउट रीजन इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी या जीरो होगी इनकी प्रोडक्टिविटी ना। 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी
या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसी को बोलेंगे, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो 4 लोग ही कर सकते थे। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की इसमें बात नहीं हुई तो ये इसका कोई बात ही नहीं, विल बी जीरो या क्या होगा। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल कैन बी पॉजिटिव इवन। अगर मान लीजिए कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि अगर 4 लोगों की ज़रूरत थी लेकिन 6 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर एक मशीन और लगा देते हैं, पहले 4 मशीन थी, एक मशीन और लगा देते हैं, तो ये 2 लोग इस मशीन को वर्क करा के पॉजिटिव आउटकम ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी लेस, बिल्कुल लेस होगा, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो 4 लोग ही कर सकते थे। ठीक है, तो 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो इस सेंस में बी सही हो जाएगा आपका। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, वैसे इसमें कुछ समझना नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 388 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्योंकि इकोनॉमी में बूम बस्ट या स्लो डाउन और हाई ग्रोथ रेट से जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो मान लीजिए कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है या इकोनॉमी में रिसेशन है। अब रिसेशन जब इकोनॉमी में, तो इसका मतलब डिमांड इकोनॉमी से कम हो रही है, और डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कंपनीज कम कर देंगी, और जब प्रोडक्शन कम है तो कंपनीज का जो वर्कर्स हैं वो उनको बैठ के तो सैलरी देने से अच्छा वो क्या कर देगी, ले ऑफ कर देगी, मतलब निकाल देगी कंपनी। तो ये इस रीजन से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ उसको हम कहेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो इकोनॉमी के बूम बस्ट से हुआ। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इट मे लीड टू इन्फ्लेशन। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होगा या पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन नहीं, ये डिफ्लेशन होगा, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, 2 सही हो जाएगी कि इसके रीजन से डिफ्लेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर कह रहे कि इट कैन बी टेकल्ड थ्रू द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दैट्स ट्रू। अब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है इसीलिए डिफ्लेशन है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अगर आरबीआई क्या करे, लोन ईजी कर दे, तो लोन ईजी करने से पब्लिक के पास लोन जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो वो डिमांड करेंगे, और जब पब्लिक डिमांड करेगी तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी और एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगा। ठीक है, ये और लोगों को एम्प्लॉयड करेंगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को, जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है उसको टैकल किया जा सकता है। तो 2, 3, 4 आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो फिर से बोल रहा हूँ 2, 3, 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, 2, 3, 4 आर करेक्ट। फिर 389 क्या कह रहा है कि वीडियो चल रही है, 1 मिनट। हाँ, 389 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ फॉर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मैंने समझाया था, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझिए कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कि जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है, और उस सिक्योरिटी गार्ड की उसको जॉब मिली, और उसको जॉब कौन सी करनी पड़ रही है, सिक्योरिटी जॉब की। तो ये डिफिनेशन क्या है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो अपने पूरे स्किल का यूज नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर इंजीनियर कैन नॉट यूज हिज फुल कैपेसिटी एंड ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन द फुल कैपेसिटी टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ में फुल कैपेसिटी से नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्किल जो है कंप्यूटर सेक्टर में काम करने की है, बट उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉल द अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि वर्कर्स जो होगा जॉब में दैट आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर स्किल्स, दैट्स ट्रू। ठीक है, दैट्स ट्रू। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्कर्स इन लो पेइंग जॉब्स एज रिलेटेड टू देयर स्किल्स, बिल्कुल। अब जो सिक्योरिटी गार्ड को होगा, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करता, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसको ज़्यादा सैलरी मिलती। ठीक है, क्योंकि उसकी स्किल अच्छी थी तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जॉब मिलता तो ज़्यादा सैलरी मिलती, लेकिन क्योंकि उसको लो पेइंग जॉब मिली जैसे सिक्योरिटी गार्ड की, तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है, 2 इज आल्सो करेक्ट। कह रहे हैं कि पार्ट टाइम वर्कर्स जो है प्रेफरिंग फुल टाइम जॉब्स, दैट्स आल्सो ट्रू। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में यही होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो होगी लेबर की
वो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल कम है। आप कंप्यूटर इंजीनियर में होता वो इंसान जिसको कंप्यूटर इंजीनियर की स्किल है, तो वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी, अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करता। प्रोडक्टिविटी आप एफिशिएंसी समझ सकते हैं इसको, तो अपने फुल प्रोडक्टिविटी से काम करता। लेकिन अब वो जिसको वो सिक्योरिटी गार्ड की उसके पास स्किल ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की स्किल ही नहीं, तो अब वो अपनी इसकी मतलब सिक्योरिटी गार्ड में फुल कैपेसिटी से वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी सही। तो ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की ये सारी स्टेटमेंट सही है। डी इज ट्रू। फिर 390 देखते हैं। 390 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ मतलब इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, इकॉनमिक ग्रोथ तो हो रहा है, बट उसके परसेंटेज में जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। हम इंडियन इकॉनमी के टर्म्स में यूज करते हैं कि हमारी इकॉनमी तो ग्रो कर रही है 7%, 8%, समटाइम्स 6%, बट जो जॉब की ग्रोथ होनी चाहिए और जो जॉब क्रिएट होनी चाहिए इसी रेशियो में, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहेंगे कि जॉबलेस ग्रोथ है। और जॉबलेस ग्रोथ का क्या रीज़न हो सकता है? एक रीज़न ये हो सकता है कि सारी टेक्नोलॉजी आ गई हो, तो वहाँ पर जॉब की मतलब एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कम हो गए एम्प्लॉयमेंट। बट ऐसा रीज़न जनरली होता नहीं है। तो एक रीज़न और क्या होता है जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जितने एम्प्लॉयर हैं या जितने वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 वर्कर का काम 5 वर्कर ही कर ले रहे हैं, तो फिर यहाँ 5 वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि टाइम हावर जो है कंपनी का वो इंक्रीज कर दे, कि मतलब मान लीजिए कि एक वर्कर का टाइम आवर 6 घंटे होना चाहिए, लेकिन उसी वर्कर को कंपनी 12 घंटे काम करवा रही, तो भी जो दूसरे वर्कर को 6 घंटे टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ। इसके रीजन से हो सकती है बिल्कुल। तो कह रहे कि जॉबलेस ग्रोथ इम्प्लाइज लेबर इज बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव। बिल्कुल, अगर लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है तब भी जॉबलेस ग्रोथ का आप देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंस। फिर कह रहा है सेकंड, कह रहा है कि इफ़ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे पहले समझ लेते हैं। वही एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब हुआ है, ये होता है कि ग्रोथ या चेंज इन द इकोनॉमी या चेंज इन द जीडीपी, आप ये समझिए कि जीडीपी चेंज होने से, जीडीपी के परसेंटेज चेंज होने से कितना चेंज हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। तो यही है, अगर मान लीजिए कि जीडीपी 1% चेंज हुई और एम्प्लॉयमेंट भी तब उससे 1% चेंज होगा, तो इसका हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है, 1% है या इक्वल है जीडीपी के। बट अगर हम मान लें कि जीडीपी पॉजिटिव हो गई 6% जीडीपी चेंज हो गई या इंक्रीज हो गई, तो अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ 2 से 3% ही, तो इसका हम कहेंगे कि जो जीडीपी की ग्रोथ है या जीडीपी में चेंजेस जो है एम्प्लॉयमेंट को नहीं ला रहा है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यही होता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की, जीडीपी में चेंज होने से कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज होता है। ठीक है। तो इफ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज डिक्रीज हो रहा है, दैट इम्प्लाइज लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जीडीपी के चेंज होने से, जीडीपी अगर 10% चेंज होती है तो एम्प्लॉयमेंट 2 से 3% चेंज होता है या तो नहीं चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी जिस पर रेशियो में चेंज हो रही है उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो ये निगेटिव हो गया ना। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, बट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कि वो मतलब जीडीपी को अब उतने ही वर्कर से बढ़ाया जा रहा है, उतने ही वर्कर से जीडीपी हमारी इंक्रीज होते जा रही है और ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इंडस्ट्रीज़ को। तो इसका मतलब उनकी जो परसिस्टेंट वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, अच्छी है। ठीक है। तो और ज़्यादा वर्कर को कंपनी लाना नहीं पड़ रहा है कंपनी को। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना था, फैक्ट ये स्पेशली। 391 क्या कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन आप कह सकते हो ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड, मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसके टर्म से में या किसके बेसिस पे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको याद रखना होगा कि एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के बेसिस पे, कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एक और एडिशनल, मतलब आप मान लीजिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर 1% चेंज होता है तो उससे पर कैपिटा इनकम में कितना चेंज हो रहा है। सिंपल सा मानिए कि इसको कैलकुलेट किससे किया जा रहा है, एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ से। ठीक है। तो 391 का क्या हो जाएगा आपका, डी। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं।
392 देखते हैं। 392 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है कंसीडर्स एजुकेशन हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। ये बात मानिए कि वो बेस्ट ह्यूमन कैपिटल क्या होगा या बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स होगा जिसके पास एजुकेशन होगा, जिसके पास स्किल होगी, जिसका हेल्थ अच्छा होगा, वही तो वर्क अच्छे से कर पाएगा ना। कहते हैं हेल्थ इज अ वेल्थ। तो अगर वर्कर का हेल्थ अच्छा है, वर्कर को अच्छी स्किल मिली है, तभी वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट्स ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ। ये भी बिल्कुल सही है। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये कंसीडर किया जाता है कि ह्यूमन कोई मीन्स नहीं है एंड को अचीव करने के, बट ह्यूमन बींग्स इज एंड इन इट्स सेल्फ। ओके, तो ह्यूमन को हम और आपको कोई मीन्स की तरह नहीं यूज किया जाना चाहिए किसी एंड गोल को अचीव करने के लिए, बल्कि हम खुद में मतलब एक एसेट है, खुद में एक एंड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट का यही कॉन्सेप्ट कहता है पूरा। ठीक है, तो सी इज करेक्ट यहाँ पर। वैसे ये पूछेगा नहीं यूपीएससी, तो ज़्यादा आप मत सोचिएगा। फिर ये पूछा गया है कि असीम जो है, द टर्म असीम किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो आप ये याद रखेंगे कि ये मैपिंग करता है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो मैप करता है कि स्किल ऑफ वर्कर्स विद द जॉब। ठीक है, तो ये ऐसा पोर्टल है, आप ऐसे याद रखेंगे कि हाँ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके अंडर ही आता है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं 394 पे। 394 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ई श्रम पोर्टल। देखिए ई श्रम पोर्टल बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना था कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लेकर आया और कौन सा डाटा ये कलेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था, तो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर था। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसने केवल अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उनकी डाटा को कलेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए तो इनकरेक्ट हुआ, ओनली अनऑर्गेनाइज एक्टर्स वर्कर्स। फिर कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कवर इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। दैट्स ट्रू, उनको इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना फैक्ट है, तीनों फैक्ट याद रखना, यहीं पे एक ना एक स्टेटमेंट अगर यूपीएससी पूछेगा तो आएगा। फिर कह रहे हैं कि जेंडर गैप इंडेक्स, इसको आपको एक ही टर्म में याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वही जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करता है। और ये कौन कौन से इंडिकेटर्स लेता है, तो आप याद रखेंगे कि जेंडर गैप इंडेक्स में लेता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, फिर और क्या देखता है, अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फिर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ, ठीक है, जेंडर बेसिस पे, फिर हेल्थ, और फिर क्या देखता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये आप याद रखेंगे कि दीज आर द पैरामीटर जिसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि कैलकुलेट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, फिर 396 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। तो ये आपको डिफिनीशन है, आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब होता है कितना जीडीपी का परसेंटेज इंश्योरेंस प्रीमियम में जा रहा है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब कहाँ होगा कि कितना जो रेशियो ऑफ प्रीमियम है टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसमें मैं कहूँगा तो मतलब आपको टर्म पकड़ना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया कि जीडीपी, और इंश्योरेंस डेंसिटी किस बेसिस पे होता है, टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम या रेशियो ऑफ प्रीमियम को मेजर करते हैं हम। तो एक दो टर्म अगर पकड़ लोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 397 क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, 397 कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था 1950s के टाइम पर। 1950 बिल्कुल ये 1956 का टाइम था जब नया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया था। और ये वही टाइम है जब मतलब बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन पीक पे था। इसके पहले ही 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। इससे पहले 1955 के अराउंड एसबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये सब नेशनलाइजेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे था। ठीक है, फिर कुछ साल बाद एयर इंडिया को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है बिल्कुल। ठीक है, फिर कह रहे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हुआ था वो इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ
लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो कि कब हुआ था, 1956 में इस्टेब्लिश। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं 398। कह रहा कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस अदर देन द लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मतलब आप मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसका इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, तो ये सब जनरल, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो थी, ये सेक्टर जो था उसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1970 में। देखिए ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है, आपको याद रखना है अगर याद रह जाए तो। फिर कह रहे कि इट वाज लिबरलाइज इन अर्ली 90s, नहीं ये लिबरलाइज हुआ था अराउंड 2000s में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से उसमें प्राइवेट सेक्टर का एंट्री जो स्टार्ट हुआ फिर से उसके बाद, तो वो 2000 के अराउंड। फिर कह रहे हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश हुई है, इस्टेब्लिश हुई 2000 में, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो ये याद रखना है, ये फैक्ट है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक एक्ट पास हुआ था वो 2000 में पास हुआ था, और उसी के अंडर ये इस्टेब्लिश हुई एज ए स्टेचुटरी बॉडी। तो 1 and 3 इज करेक्ट, तो सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ देखना नहीं था। फिर 399 देखते हैं। 399 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, हम दो, हमारे दो, यही तो है रिप्लेसमेंट लेवल, कि हम दोनों जब मर जाएंगे तो हमारे दो बच्चे फिर हमको रिप्लेस कर देंगे पॉपुलेशन में, तो दिस कॉल द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इट इज़ द फर्टिलिटी, इट इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी में पॉपुलेशन कांस्टेंट रह जाएगी, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट नहीं होगी वो पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पर सीधा आंसर के पर जाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। करें कि इट इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इट सेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का कांस्टेंट वगैरह बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये मतलब यहाँ जनरली ये नहीं कि पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रखना, भूलना मत। ओके, तो आप रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर मैं थोड़ा आपको इसमें बताऊँ, इसे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं थी। तो जैसे मान लीजिए रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, मैंने कहा हम दो हमारे दो, बट जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर कहा कि पॉपुलेशन जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बहुत से फैक्टर पे, मोर्टेलिटी रेट पे डिपेंड करेगी कि क्या मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट पे डिपेंड करेगी, माइग्रेशन पे डिपेंड करेगी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन और सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। बट जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होती है उसका जो डिफिनीशन है वो है कि हाँ, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस कर रही है पार्शियली। ठीक है, फिर आ जाते हैं टोटल फर्टिलिटी। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियाज, इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल में टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट वो फर्टिलिटी रेट होती है, या आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्सपेक्टेड टू बोर्न फीमेल्स चाइल्ड बेरिंग एज मतलब 15 टू अराउंड 59 या जो भी हो। ठीक है, पॉसिबली यही होती है, यही माना जाता है। तो इस एज में जितना मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक फीमेल को हो सकता है, दैट वुड बी कॉल द टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, और ये एवरेज लिया जाता है, ये एवरेज लिया जाता है। तो अभी हम इंडिया की बात करें तो जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ये बिल्कुल सही है कि बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी हमारी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है। और हम टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज लेवल पर लेते हैं, जैसे इंडिया में किसी के 5 बच्चे हैं तो किसी के एक भी नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज, इससे कई लोगों का जब एवरेज लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, ये टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, वो मैं कवर कर लूँगा बाद में। तो ये सही है। फिर कहे कि सिंस इट हैज़ गोन वेलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी द पॉपुलेशन विल स्टॉप इंक्रीजिंग। मैं फिर बताया था आपसे कि जो फर्टिलिटी रेट है वही पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता, मोर्टेलिटी रेट भी डिपेंड करता है। अगर इंसान की लाइफ एक्सपेंडिंग जो लाइफ
जो आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। अगर इंडिया में सभी लोग 100 साल जीने लगे तो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। ठीक है, इवन टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो, मतलब डिक्रीज हो जाए, या फिर अगर कहीं लोग से माइग्रेट करके इंडिया में आ जाए तभी पॉपुलेशन पे इम्पेक्ट जाएगा। तो पॉपुलेशन पे इम्पेक्ट बहुत सारे फैक्टर पे जाता है, तो वन ही वनली यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट तो मैंने बता दिया था, बट एक होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, याद आ गया तो बता देता हूँ। जनरल फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि पर 1000 फीमेल इन चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है, 1000 कितना लाइव बर्थ होंगे, लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल, पर 1000 फीमेल में चाइल्ड बेयरिंग एज में कितने लाइव बर्थ होगा, दैट वुड बी कॉल्ड, आप कह सकते हैं कि जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसे थोड़ा थोड़ा टर्म याद रखिए बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिगार्डिंग पावर्टी पूछा गया है। कह रहा है कि इंसिडेंस ऑफ पावर्टी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज पुअर एंड आल्सो कॉल्ड द हेड काउंट रेशियो। तो यह याद रखना कि हेड काउंट रेशियो और इंसिडेंस ऑफ पावर्टी, इसका मतलब होता है कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पुअर है। ठीक है, यही होगा आपका हेड काउंट रेशियो कीजिए, या इंसिडेंस ऑफ पावर्टी मतलब कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करें तो अराउंड आई थिंक 11% पॉपुलेशन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर है। तो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, तो इसको हम कहेंगे कि हेड काउंट रेशियो जो इंडिया का है वो 11% है, या इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कितनी है, 11% है। ठीक है, जो लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज डिफाइंड एज एवरेज शेयर ऑफ डिप्राइवेशन अक्रॉस वेरियस इंडिकेटर्स विच द पीपल एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली। अब मान लीजिए कि जब पावर्टी मेजर करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल जैसे होता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो होता है उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की बात करें तो उसमें टेन इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर कोई इंसान सभी 10 इंडिकेटर्स में पुअर है तो उसका मतलब वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई इंसान अगर पुअर है बट 2-3 इंडिकेटर्स में वो पुअर है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही होता है इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। ठीक है, कि कितना इंटेंस पुअर है वो, कितना ज़्यादा पुअर है वो, दैट वुड बी कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। तो ये 1 एंड 2 यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। डिफिनीसन है, याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल आ ही गया। पावर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो याद रखेंगे कि कौन रिलीज करता है, तो ये OPHI। ठीक है, एंड कोलोबरेशन विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यही रिलीज करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये दोनों मतलब साथ में मिलकर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं। इसमें 10 इंडिकेटर्स होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर और अगर मैं बात करूँ तो ओके, तो 2-3 पॉइंट जो बताया वो याद रखेंगे कि इसमें 10 इंडिकेटर्स होंगे, और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें जो डायमेंशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो ये 3 डायमेंशंस होंगे। और इन डायमेंशंस में मतलब इंडिया में जितने भी एक्ट पास हुए हैं, अगर उसमें बात करें कि कुछ सक्सेसफुल एक्ट की, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट यही MG नरेगा होगा। ठीक है, MG नरेगा एक्ट जिसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यहाँ गारंटी की बात की गई है। एक्ट जो कि पास हुआ था 2005 में है। ठीक है, और ये इन्फोर्स कब से हुआ, 2006 में। 2006 में कौन सी गवर्नमेंट थी, तो UPA गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने कहा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब ये लीगल राइट देता है, लोग लीगल राइट है रूरल हाउस होल्ड का, रूरल हाउस होल्ड को लीगल राइट देता है कि उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, जो कि अनस्किल्ड होगा ऑफकोर्स, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी 100 डेज का, एटलीस्ट 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी ऑल रूरल हाउस होल्ड। इसमें ये नहीं कि कोई रिच है तो उसको नहीं दिया जाएगा, अगर वो भी करना चाहता है अनस्किल्ड लेबर तो उसको भी करने की पूरी आज़ादी है। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 एज मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और ये लीगल गारंटी है, स्टेचुटरी राइट है लोगों का जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं कि उनको 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर मिले।
और अगर उनको नहीं मिलता तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर वो वर्क नहीं प्रोवाइड कर पाती। ये कैसी स्कीम है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट का भी शेयर रहेगा इसमें, ठीक है, स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और इंटायर कंट्री में रूरल एरिया में ये इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो और कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आएगी इसके अंडर, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। और इसको ऑडिट कौन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट कौन करेगा इसके अंडर जो प्रोजेक्ट ये का कंस्ट्रक्शन होगा, तो ग्राम सभा के पास पावर है। ग्राम सभा बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट कौन करेगा, ग्राम सभा। फिर करें कि इसका वेजेस, एमजी नरेगा का वेजेस यहाँ पर पूछा गया कौन डिसाइड करता है, तो ये कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिसाइड करती है इसके वेजेस, क्योंकि क्या वेजेस मिलेंगे वर्कर को, कौन डिसाइड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इन्फ्लेशन एवरी फाइनेंशियल ईयर इसलिए लिया गया कि इन्फ्लेशन भी होता है, तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में बेस्ड ऑन द सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के बेसिस पे इनके वेजेस, इनके जो आप कह सकते हैं तनख्वाह बोलते हैं, वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, सीपीआई रूरल नहीं होता, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट चलते हैं 404, क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इनेक्टेड द कोड ऑन वेजेस 2019। तो कोड ऑन वेजेस क्या कहता है कि कोई यहाँ पर मिनिमम वेज जरूर होगा कि उससे कम वेजेस आप नहीं पे करेगी कोई इंडस्ट्री, मतलब इतना तो किसी भी इंडस्ट्री को पे करना ही करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। तो क्या कहता है कि देयर विल बी अ स्टेचुटरी मिनिमम और फ्लोर वेजेस which will be applicable for both organized and unorganized sector of labors, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज है, या मान तो ये अपने लेबर को कुछ लिमिट के नीचे वेजेस नहीं पे कर सकती, उसके ऊपर ही वेजेस इसको पे करना पड़ेगा, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कम होगा, ठीक है। तो इसे ये मिनिमम वेजेस सेट कर दिया है इस सेक्टर ने। फिर दोनों याद रखना, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में, कह रहे कि दिस कोड विल नॉट अप्लीकेबल टू द एमजी नरेगा वेजेस। बिल्कुल अभी हमने देखा एमजी नरेगा वेजेस कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी। फिर देखिए 405 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूली इनेक्टेड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो कह रहे कि फर्स्ट कह रहा है कि परमिशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू क्लोज अ फैक्ट्री इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स आर लेस देन 300। देखिए ये फैक्ट है, आपको याद रखना कि अगर किसी इंडस्ट्री में 300 लोगों से कम काम, 300 लोगों से कम वर्कर्स हैं, तो वो इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, ठीक है, उस इंडस्ट्री को क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। अब ज़्यादा अगर वर्कर 2000 15,000 वर्कर काम कर रहे हैं तो कितने वर्कर का अनएम्प्लॉयमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट का उसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। करें कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये स्ट्रीम स्टेटमेंट है बट सही है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अप्लीकेबल किया गया है सभी इंडस्ट्रीज, क्योंकि हाँ इतना तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप वर्कर को लगाते हो। तो सिंपल सा याद रखिए कि सी यहाँ पर सही होगा। बाकी मैंने कहा था कि इसमें सारे फैक्ट ही भरे पड़े हैं, जो अगर आपको ये पूरा समझना है तो पूरा द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, या जो मैंने कहा था ना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितना यहाँ पे हो रहा है उतना कीजिए, और बाकी और सब्जेक्ट कीजिए, जब कभी टाइम मिलेगा तो देख लेना। 406 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इनेक्टेड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, आज सोशल सिक्योरिटी फंड इसके अंडर प्रपोज किया गया है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर दी वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसे सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी फंड, ये सोशल सिक्योरिटी फंड प्रपोज किया गया है, जो इस्टेब्लिश किया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे कि जो एग्रीगेटर्स होगा विल हैव टू कंट्रीब्यूट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर टर्नओवर व्हिच विल बी यूज्ड टू पे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब गिग वर्कर कौन से होते हैं, जो आप देखते होंगे कि अमेजॉन डिलीवरी करते हैं, या उबेर जो उबेर चलाता है ना,
उबेर ड्राइवर होते हैं, ये सब गिज वर्कर्स हैं ना। तो दीज वर कॉल्ड द गिज वर्कर्स। तो इनके जो एग्रीगेटर है, जो उबेर कंपनी है, ये सब जो है, इनको कुछ पोर्शन अपने ओवरऑल रेवेन्यू का या टर्नओवर का क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी फंड में। तो ये भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सही हो जाएंगे। ठीक है, फैक्ट है, रट्टा मारी है और कुछ नहीं हो सकता। फिर देखिए 407 क्या कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूली इनेक्टेड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो कह रहा है कि एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर इज वन हुज वेजेस जो है डज नॉट एक्सीड RS 18,000 पर मंथ। तो अगर किसी का वेज, किसी पर्सन का वेज 18,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होता तो हम उसको कहेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। भाई ये फैक्ट है, याद करना ही पड़ेगा इसमें। अब आप कुछ ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं याद करूँगा ना, तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को भाई ये याद करना ही पड़ता है। तो ये याद करना कि 18,000 है जो लिमिट है वो। फिर कह रहे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन जो है हैज़ बीन अलाउड इन ऑल इस्टेब्लिशमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में, सभी इंडस्ट्रीज में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट अलाउड किया गया है, ये भी सही है। और सभी टाइप्स के वर्क में, नाइट और डे दोनों शिफ्ट में। तो ये याद रखिए, सभी इंडस्ट्री में, सभी टाइप के वर्क में और नाइट और डे दोनों शिफ्ट में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट अलाउ कर दिया गया। तो वहाँ पर भी दोनों सही थे। ठीक है, सी इज करेक्ट। फिर 408 देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हिच नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द व्हिच ऑफिस और एजेंसी। तो नेशनल सेंसस या आप कह सकते हैं जनगणना कौन कंडक्ट करता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वही कंडक्ट करता है ये। फिर और बात करें कि 409 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इकोनॉमिक 450 खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी जो है कंडक्ट करता है टाइम यूज सर्वे। तो टाइम यूज सर्वे को किस लिए कंडक्ट किया जाता है, पहले बात ये जानिए कि कौन कंडक्ट करता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यूपीएससी पूछेगा तो मेरे चांस से बहुत ज़्यादा यही पूछेगा कि कौन कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या कंडक्ट होता है, तो इसमें पेड एंड अनपेड जो वर्क्स हैं, पेड और अनपेड वर्क डन बाय द मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ये चेक किया जाता है। तो ऑफकोर्स जो फीमेल्स होगी उनका अनपेड वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि टाइम यूज सर्वे कौन कंडक्ट करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इको 450 खत्म हो जाता है और मेरी लाइबिलिटी भी खत्म होती है आपको तरफ जो ये थी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।